जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। आदाब अर्ज है, मैं हूं नेहा खान। खड़की समाचार में आपका इस्तकबाल है। खड़की समाचार, सच्ची बात, पक्की खबर। तो आइए नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। मनपा आरोग्य अधिकारी नीता पडळकर इनकी मौजूदगी में आज महानगर पालिका की ओर से कोविड सेंटर की भर्ती के लिए बुलाए गए स्टाफ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाई गई है। इसका जायजा लिया है आरोग्य जागृति की टीम ने। कोविड सेंटर के लिए मनपा के अंतर्गत डॉक्टर की भर्ती की जा रही है। महानगर पालिका आरोग्य विभाग अधिकारी नीता पाडळकर इनकी मौजूदगी में 100 से 150 बीएचएमएस, बीएएमएस डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय इनकी मुलाकात के लिए इन्हें बुलवाया गया था। यहाँ पर आरोग्य जागृति की टीम ने देखा जो कोविड पेशेंट की सेवा करेंगे उनके ही बीच कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। अब सवाल ये है, मनपा मुख्य बिल्डिंग में इस तरह भीड़ दिखाई देगी तो बाकी जनता कैसा नियमों का पालन करेगी? मराठवाड़े के रेलवे का विकास कब होगा, ऐसा सवाल भरे संसद में खासदार इम्तियाज जलील ने पीयूष गोयल से पूछा है। रेलवे बजट जब मंत्री जी ने पेश किया था उसके बाद कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की थी और कुछ ने इसकी नाराजगी जताई थी। मैं मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि मराठवाड़ा के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां आपके बजट को लेकर क्या थी। तो एक बड़ा अखबार है, उसने लिखा था रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाकडून निराशा। दूसरी हेडलाइन थी मराठवाड्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना ठेंगा, यानी कि मराठी के अंदर ये बताया गया है कि मराठवाड़ा के जो प्रमुख जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको ठेंगा दिया गया है करके ये बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियां थी। उसी दिन साउथ सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों ने बड़ी खुशी जाहिर की थी और ये कहा था कि साउथ सेंट्रल रेलवे को बहुत पैसा दिया गया है। मंत्री जी, मैं ये मानता हूं कि आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसा दिया था। आपने साउथ सेंट्रल रेलवे को इस बजट के दौरान 6,758 करोड़ रुपये दिए, लेकिन हमारे हिस्से में क्या आया है मंत्री जी, अगर मैं आंकड़े आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद आप भी अपने रेलवे के अधिकारियों से ये पूछेंगे कि ये जो सांसद ने ये जो आंकड़े बताया है कि यह सही है कि नांदेड़ डिवीजन जो सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग डिवीजन है साउथ सेंट्रल रेलवे का, उसको महज कितना पैसा दिया गया है, तो 98 करोड़ 75 लाख एंड 2,000 रुपीस। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मंत्री जी कि शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब मुझे ये बताया गया था कि 98 करोड़ रुपीस 75 लाख एंड 2,000 रुपीस सिर्फ नांदेड़ डिवीजन को दिया गया है। और ये कितना होता है टोटल बजट का? लेस देन 2%, एंड टू बी स्पेसिफिक 1.45% आपका जो साउथ सेंट्रल रेलवे को बजट दिया गया है उसमें से महज 2% से भी कम पैसा नांदेड़ डिवीजन को दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, परभनी मनमाड़ ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इस पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए, इसकी डबल लाइन के लिए न जाने कितने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं। 2013-14 के अंदर रेलवे के ब्लू बुक के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। अब पता चल रहा है 2018 के अंदर आरटीआई का एक रिप्लाई के जरिए पता चला है कि इसको हमने शेल्फ कर दिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये वो सेक्टर है कि जहां पर आपको 2.5% का प्रॉफिट मिलता है रेलवेज का। आरओआर इसका अगर प्रॉफिट में पॉजिटिव के अंदर भी होने के बावजूद भी ये डबल लाइन हमको क्यों नहीं दी जा रही है, हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा है। इस बजट के अंदर हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये हमें इसका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो बजट आप देंगे करके। दूसरी बात यह है कि आप ये दावा करते हैं कि आपकी सरकार जब से आई है हजारों किलोमीटर लाइन नई बिछाई जा रही है। औरंगाबाद से 40 गांव महज 88 किलोमीटर्स का है। आप अगर अखबारों की सुर्खियां अगर उठाकर देखेंगे, निवेदन अगर आपके रेलवे अधिकारियों से पूछेंगे कि कितने सालों से ये कोशिश की जा रही है, महज 88 किलोमीटर्स अगर औरंगाबाद और 40 गांव की अगर लाइन बनाई जाती है तो आज औरंगाबाद के अंदर डीएमआईसी आ रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, समृद्धि लाइन वहां से गुजर रही है, ड्राई पोर्ट जालना के अंदर आ रहा है। तो फ्रीट का कितना बड़ा आपको एक बिजनेस वहां से मिलने वाला है, लेकिन 88 किलोमीटर्स महज आप ये लाइन हमको सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हम औरंगाबाद को मॉडल रेलवे स्टेशन के लिए आपने अप्रूव किया था। आज 5 सालों से रेलवे अधिकारी कहते हैं कि अब शुरू होने वाला है, अब टेंडर निकलने वाला है, हम इसका स्टेटस क्या है यह आपसे जानना चाहते हैं।
मंत्री जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हर फैसला, अगर आप आरओआर रेट, आपका आरओआर के हिसाब से अगर आप लेंगे तो मराठवाड़ा को कभी भी इंसाफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मराठवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा है। और अगर आप हर चीज अगर फायदे और नुकसान के हिसाब से देखेंगे तो ये पिछड़े एरिया जो है ये कब आगे बढ़ेंगे, कब तरक्की के अंदर आएंगे और कब आपके नारे के अंदर शामिल हो जाएंगे कि हम आपका सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। एक तो ये है कि औरंगाबाद को नई रेलवे लाइन मिलती नहीं है। बड़ी मेहनतों के बाद 11 साल के बाद एक रेल सैंक्शन की गई थी, एक रेल जो औरंगाबाद से होकर गुजर रही थी, जो कोल्हापुर धनबाद, ये यहाँ के मराठवाड़ा के जैन समाज के लोग थे। 11 साल तक लगातार मेहनत किए कि ये रेल औरंगाबाद से होकर गुजरे ताकि उनके तीर्थ स्थान जो है झारखंड से जोड़े जा सके। साथ ही साथ बुद्धिस्ट और हिंदू भाइयों के लिए भी ये बहुत बड़ी धार्मिक स्थलों को जोड़कर जाने वाली ट्रेनें थी। लेकिन हुआ ये है कि अब 19 फरवरी से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपके पास से कि औरंगाबाद और जालना इसके बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए फिजिबल नहीं हो रहा है। हम एक बार फिर से आपको ये कहना चाह रहे हैं, ये पिछड़े इलाके हैं। एक बार ये पिछड़े इलाकों को अगर आपकी जरूरत है, अगर ये जरूरत है, अगर आप हमारी पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि औरंगाबाद अहमदनगर पुणे लाइन का सर्वे किया जाए। औरंगाबाद को अगर पुणे से जोड़ा जाए तो पुणे और औरंगाबाद के अंदर जो यंगस्टर्स, स्पेशली जो IT सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनको कितना फायदा मिलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मंत्री जी पीयूष गोयल साहब जब रेलवे मंत्री बनाए गए थे तो पीयूष जी हम भी बड़े खुश हुए थे। हमें बड़ी खुशी इस बात की थी कि चलिए महाराष्ट्र का सुपुर्द आज इस देश का रेलवे मंत्री है, कहीं ना कहीं आप मराठवाड़ा के साथ इंसाफ करेंगे, एक उम्मीद हमारे को भी जगी थी। लेकिन आज अगर हम ये देखते हैं कि आप मराठवाड़ा के जैसे आप साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीजन को महज 98 करोड़ रुपये अगर आप देते हैं, तो आप बताइएगा कि आप में और दूसरे रेलवे मंत्रियों ने जिन्होंने लगातार हमारे क्षेत्र के साथ नाइंसाफी की है, उनमें और आप में क्या फर्क है। हमने बहुत उम्मीदें आपसे लगा के रखे हैं। हम तो ये कहते हैं कि पीयूष गोयल जी है तो मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है कि आप सबको बांट रहे हैं और हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। पीयूष जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारी बहुत बड़ी बड़ी मांगे नहीं है, लेकिन जो मांगों के लिए पिछले 10, 15, 20 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड एक लाइन के अंदर लिख के भेज देता है कि वी हैव शेल्फ्ड दिस प्रोजेक्ट। क्यों? वहां के लोग अगर ये मांग कर रहे हैं, एक मिनट, वहां के लोग अगर ये मांग कर रहे हैं तो उनकी जायज मांगे हैं। मैं पीयूष जी आपसे विनती करूंगा कि मराठवाड़ा के जितने भी सांसद हैं उनकी एक मीटिंग आप मुंबई के अंदर ले और तमाम अधिकारियों के साथ जो जो आपसे मुमकिन हो सकता है वो करें। पीयूष जी, औरंगाबाद के अंदर एक बुजुर्ग शख्सियत है मैडम, ओम प्रकाश वर्मा नाम का, इसने अपनी पूरी जिंदगी रेलवे के मुद्दों के ऊपर गुजार दी। रेलवे मिनिस्टर्स के पास जाते, साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर जाते, हैदराबाद जाते, नांदेड़ जाते, ये बंदे ने पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी। जो भी पेंशन का पैसा आता था, ये रेलवे का एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट था। कुछ महीने पहले पीयूष जी, उसने इतनी बड़ी फाइल्स मेरे पास लेकर आया और उसने ये कहा कि साहब इतने सालों से मेहनत कर रहे, लेकिन हमको एक बात समझ में आई कि मराठवाड़ा के लिए आवाज उठाने वाला और मराठवाड़ा के साथ इंसाफ करने वाला कोई नहीं। उस बुजुर्ग शख्स को इंसाफ दिलाने के लिए मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि ओम प्रकाश वर्मा जैसे रेलवे एक्टिविस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी रेलवे को बेहतर बनाने के लिए की है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए और मराठवाड़ा की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए आप हमारा साथ देंगे, यही उम्मीद है। धन्यवाद। औरंगाबाद शहर के छावनी एरिया के कंटेनमेंट बोर्ड के डंपिंग ग्राउंड में भयानक आग लगने का हादसा सामने आया है। आज औरंगाबाद शहर के छावनी कंटोनमेंट एरिया में डंपिंग ग्राउंड को भयानक आग लगने का हादसा सामने आया है। यहाँ कोई जीवित हानि नहीं हुई है। ये आग कैसे लगी अभी तक पता चल नहीं पाया है। रावरसपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच के अच्छे कामों का जायजा लिया है खड़की समाचार की टीम ने। पड़ेगांव रावरसपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच ने खड़की समाचार से मुलाकात की। रावरसपुरा के वासियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिसके लिए हम आमदार, खासदार, लोक प्रतिनिधि, नागरिकों के सहयोग से पानी की सहूलत कराएंगे। इसी के साथ ग्राम पंचायत में ड्रेनेज लाइन, बिजली की सुविधा, रास्ते, गार्डन, आंगनवाड़ी की सुविधा जल्द ही देने वाले हैं, ऐसा रावरसपुरे के सरपंच ने कहा है। गांव का सरपंच हूँ, मेरा नाम खालिद सिद्दीकी है।
यहाँ पर हमारे पास पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और कलेक्टर साहब पानी नहीं दे रहे हैं, टैंकर नहीं चालू कर रहे हैं क्योंकि इस साल बारिश बहुत जगह हुई मगर हमारे नौरसपुर में हर बोर सूख गया है। अब हम लोग तहसीलदार साहब से मिले, बीडीओ साहब से मिले। बीडीओ साहब ने हमारी बहुत हेल्प की है। उन्होंने एक गांव के पीछे एक बौड़ी है, वो बौड़ी के ऊपर हमने लिए है। अब हम लोग पानी के लिए पाइपलाइन कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और हम लोग आज बीडीओ साहब आने वाले, सैयद साहब, और पूरे कॉलोनी का सर्वे करेंगे। वो हिसाब से हम पूरा पाइपलाइन करेंगे और पानी जोड़ के पानी देंगे। इसमें थोड़ा 10-15 दिन लग जाएंगे, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और हर कोई हमारे ऑफिसर लोग पूरी तरह से मदद कर रहे हैं और वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं गांव के अंदर और खाली भांडे लेके बिलावजी के औरतों को, मासूम लोगों को बहका रहे हैं। वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कई बोल रहे हैं कि इस ग्राम पंचायत को लॉक मार देंगे, हम मोर्चा निकालेंगे, रोड आंदोलन करेंगे। ये सब बातें हो रही है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करो, सब काम अच्छा हो जाएगा। अभी आके 2 महीने भी नहीं हुए ग्राम पंचायत को। हमने अभी से कल सेक्रेटरी साहब से मिले, उन्होंने 15 तारीख के अंदर रोड का काम चालू करने के लिए बोला है और हर तरह से काम हो रहा है। धीरे धीरे इंशाल्लाह नौरसपुर का काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए और पानी का इंतजाम हम 10-15 दिन के अंदर अंदर कर देंगे। एक बार अगर हमारे कॉलोनी का सर्वे हो गया गांव का, इंजीनियर साहब आके अगर हमको उसकी पूरी रिपोर्ट दे दे तो हम वो हिसाब से काम करेंगे। और पाइपलाइन हम अपने ग्राम पंचायत के खर्चे से कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट ने भी देती बोली है, बीडीओ साहब ने भी कुछ पैसा देते बोले, वो हिसाब से हम काम करेंगे। थोड़ा सब्र करें तो बहुत अच्छा रहेगा और सब काम अच्छी तरह से होंगे। आपके माध्यम से जो ग्राम पंचायत के माध्यम से क्या सुविधा देना चाहते हो, आगे क्या प्लान है आपका? अभी हमारे गांव के अंदर एक रोड भी नहीं है। 70 साहब से भी मिले, 70 साहब ने भी हमको आश्वासन दिया। आज हम 70 साहब से मिलने वाले, पूरे निवेदन लेटर देंगे। और आंगनवाड़ी का भी कलीम साहब है जो शारजापुर के पंचायत समिति के सांसद है, उन्होंने हमको आंगनवाड़ी दिए, स्कूल दिए, ग्राम पंचायत दे रहे हैं। ये सब काम होंगे। अभी आके हमको 2 महीने छुए और इस तरह से हम कॉलोनी को हर गांव के लिए हर सुविधा करने को देंगे। थोड़ा धीरे धीरे हम अच्छी तरह से काम करेंगे। आरोग्य के लिए क्या सुविधा है आपके पास? हमारे पास अभी फिलहाल क्या नहीं है, मगर एक दवाखाना हमारे पास आ रहा है तो 2-3 महीने में, 4 महीने में बोलो हम दवाखाना की सुविधा भी हो जाएगी और लोगों के मसले भी हल हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। गवर्नमेंट के काम है, थोड़ा धीरे होते हैं मगर अच्छी तरह से होते हैं। अभी कोरोना का चल रहा है तो इसके ऊपर आपका माध्यम से क्या जन जागृति कर रहे हो? अभी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं। सबको बोल रहे हैं भाई मास्क लगाओ, बगैर मास्क के फिरो मत और बेफजूल बाहर आओ मत। सिर्फ जरूरती जिंदगी के लिए कुछ लाना है तो उसी के लिए बाहर निकलो, बाकी घर के अंदर बैठो, बीमारी से दूर रहो। बस ये सुविधा देंगे, अब से ज्यादा क्या देंगे। अब जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने मुस्लिम समाज के उलेमाओं से लॉकडाउन के बारे में चर्चा की। आज शहर में जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने मुस्लिम समाज के उलेमाओं से लॉकडाउन के बारे में चर्चा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसे कैसा रोका जाए हम सभी से चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि कल खाने की होटल्स बंद कर दी गई और सभी को विश्वास में लेकर आर्थिक गिरावट न आए, इसीलिए ये चर्चा हो रही है। अभी लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर जनता ने सहकार्य नहीं किया तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इस तरह का बयान जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने दिया है। अभी मुझे भी ये मालूम है कि हम लॉकडाउन का 11 तारीख से अमल करते जा रहे हैं। शहर में सीपी सर भी घूम रहे हैं, उनके साथ मैं भी हूँ, म्यूनसिपल कमिश्नर आ रहे और सीओ जिला परिषद जिनका एरिया रूरल एरिया से है वो भी आ रहे। ऑल माई पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर्स, कमीशन ऑफिसर, कमीशन ऑफिस के सब आ रहे। लेकिन जब तक समाज हमारे साथ में होगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं होगा।
तो आज इसी बात के लिए हम सोसाइटी की तरफ गए, समाज की तरफ गए और सभी धर्मगुरु ने हमको प्रॉमिस किया है कि ये बात को उनके नमाज के बाद में अजान के स्वरूप में सब कौम को बता देंगे, उनसे अपील भी करेंगे। तो बिल्कुल ये बहुत दुरुस्त बात है। और इसके बाद में ये भी है कि जो लोग रात में बाहर निकलते हैं ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए उन्होंने और भी कुछ बातें कही कि उनको समझाने का काम वो करेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो बिल्कुल इस पे कानून सख्ती से बरतेगा, क्योंकि मेरे शहर को हम खराब नहीं होने देंगे। अभी 1100 तक पेशेंट आए हैं। अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ता गया तो मेरे पास जो बेड है, आज मेरे पास 1700 बेड खाली है, बोले तो CCC से DCS तक। अगर इसी स्पीड से आ गया तो ये व्यवस्था और बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए आज की मीटिंग के बाद में आपके थ्रू मैं सभी नागरिकों सिटीजन से अपील करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने तो हमारे लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया है। दे आर कोऑपरेटिंग इन अ बेस्ट वे, दे आर यूजिंग मास्क, दे आर कीपिंग सोशल डिस्टेंस, दे आर यूजिंग सैनिटाइजेशन। तो जो भी बाकी लोग हैं जिन जो ये चीज़ों से थोड़े दूर है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो प्रशासन के साथ आए। मैं और CP साहब फिर से शहर में जाने वाले। अभी हमारे साथ ये सब मौलाना भी आ जाएंगे, इसलिए हमारी जो ताकत रहेगी समाज से बात करने की और बढ़ेगी। तो आपके थ्रू सभी नागरिकों से अपील है कि हमने कल से एक निर्णय और इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हम होटल में जाके खाना बंद हो गया, बैठ के खाना नहीं खा सकते। होटल में, बार में, परमिट रूम में, फूड मॉल में, कहीं भी जूस सेंटर भी है तो वहाँ बैठ के नहीं पी सकते। वो लेके अपने घर जाके कर सकते, टेक अवे लेके खाना खा सकते। ये बदलाव हमने किया है, इसमें भी हमें सहयोग कीजिए। और जो डिसीजन हमने लिए है वो डिसीजन में उनका सहयोग करेंगे। तो हम सब मिलके अपने औरंगाबाद को कोविड मुक्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं। धन्यवाद सर। जैसे नागपुर में सर पेशेंट बढ़ रहे थे, वहाँ पे फुल लॉकडाउन लगा दिया गया है सर, तो औरंगाबाद में भी सर ऐसा आगे कुछ हो सकता है सर? CP सर ने उनके भाषण में पहले बोला था कि जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो ये हमारा इकट्ठा निर्णय होता है, ये कोई अकेले का निर्णय नहीं होता। जब भी कलेक्टर, जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, लेकिन सबका सलाह मशवरा हुई। ये मेरा इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ में बहुत सारे लोग रोजी रोटी के लिए इंडस्ट्री में काम करते हैं कुछ। तो अगर मैं पूरा लॉकडाउन करूंगा तो हमने इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ों को बाहर रखा है। 10-15 हज़ार लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं पूरा लॉकडाउन करूंगा तो उनकी रोजी रोटी में असर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से बढ़ता गया, अगर इस पर कहीं कंट्रोल नहीं हुआ तो जैसा आप बोले नागपुर में हुआ है, वैसा करने की तरफ कदम आगे जा सकते। लेकिन मुझे विश्वास है कि नागरिक फिर से सहयोग करेंगे और वहाँ तक जाने की मुझे नौबत नहीं आएगी। सर आपकी मीटिंग में खासदार नजर नहीं आते हैं सर, क्या वजह है? ये देखो, आज की जो मीटिंग थी वो धर्मगुरु के साथ थी। हर एक सेक्टर वाइज मीटिंग होती है। मैं पॉलिटिकल लीडर के साथ दूसरी मीटिंग करने वाला, क्योंकि हर एक के इश्यू अलग होते हैं। जैसा मुझे मस्जिद से कोई ऐलान करना है, मस्जिद से कोई बोलना है, तो आप समझदार आदमी हो, मुझे मौलाना साहब से बात करनी पड़ेगी। अगर इसमें मैं पॉलिटिक्स के लोगों को इकट्ठा किया तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। मैं उनसे ही बात करने वाला हूँ और बात करने का तरीका मिलने का ही नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत सारे पॉलिटिकल खासदार साहब से मैंने फ़ोन पे बात किया था कि ये कैसा हो रहा है। मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि ये कैसा हो रहा है। मैंने यहाँ के MLA से भी बात किया था, जितने MLAs हैं उनसे बात किया था, कुछ प्रोमिनेंट लीडर है उनसे भी बात किया था। अभी कैसा है कि नए मोड में हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं, अलग अलग मोड यूज़ कर सकते हैं। इसलिए और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी मैं उनसे बात करने वाला हूँ, सबको मिला के, क्योंकि मुझे वो सब लोगों का सहयोग चाहिए। पॉलिटिकल लीडर का भी हम सब लोगों को सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर सिटी को साथ में रखना है, अच्छा रखना है, तो सबका हाथ इसमें लगना चाहिए। सर, महानगर पालिका तरफ से शहर में होर्डिंग लगाई गई है, नियमों का पालन नहीं होगा तो कड़क लॉकडाउन लगाया जाएगा। मैंने तो पहले बोला है कि वहाँ तक कदम जाने की जरूरत ना पड़े। ये तो कैसा है कि आपको चेतना दी गई है, तो आपको वार्निंग दी गई है कि आप, कैसा है कि नागरिकों को समझाने का तरीका होता है ना, तो उन्होंने समझाने का एक तरीका निकाला है, लेकिन उन्होंने जा सकता है बोला है, तो वहाँ तक जाने की नौबत नहीं आई। आपके थ्रू लोगों को और भी हमारी अपील दीजिए। सर कल मैंने एक स्टोरी किया था, छोटी स्टोरी थी लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी थी। अभी धूपकाला चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और रसवंती आप देख रहे होंगे सर, रसवंती जगह जगह लगी है और उन्होंने तकरीबन 1 महीने का गन्ना जो है तो अपने पास में लेके रखा है। तो कल उन्होंने बताया मेरे को इंटरव्यू में, अगरचे होटल में खाना बंद कर दिया गया है तो क्या हम रसवंती चला सकते हैं या नहीं? अगर बंद करते हैं तो हमारा जो गन्ना है जो हम 50-60 हज़ार रुपये का खरीद के लाते हैं, स्टॉक करते हैं, तो पूरा ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसके बाद मैंने बोला है जो भी चीज़ है जो रसवंती वाला है, अभी जैसा हम नेस्कॉफी मिलती है, हमको पैक करके डब्बे में डाल के देते हैं, हम कहीं भी जाके पीते हैं। दे कैन यूज डिफरेंट मीडिया,
वहाँ पे बैठ के तो मैं किसको पीने नहीं दूंगा। मैं कोई बोलेगा मेरा गन्ना खराब हो गया, कोई बोलेगा मेरा खाना खराब हो गया, ये नहीं चलेगा। हमने उसमें सभी ने रास्ता निकाला है कि वो ले कंटेनर में ले हम देते ना, जब भी चाय कॉफी मिलती है अभी जैसा हम CCD में जाते हैं पैक करके देता है, वैसा कुछ नया तरीका ढूंढ ले। यस, थैंक यू। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते आज आरोग्य जागृति की टीम ने शासकीय कामगार हॉस्पिटल का जायजा लिया। वहां डॉक्टर्स को कोरोना के सारे नियम फॉलो करते हुए बखूबी पेशेंट का इलाज करते पाया गया। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते आरोग्य जागृति ने कामगार शासकीय हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का जायजा लिया। वहां पर मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और इस दौरान कौन से मरीज ज्यादा आते हैं इसकी जायजा लिया गया। वहां फार्मासिस्ट ने बताया कि यहाँ खांसी, जुकाम और वायरल के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। पेशेंट को 3 दिन की दवाई दी जाती है। डॉक्टर ने ये भी बताया अगर हमें सस्पेक्टेड पेशेंट नजर आए तो हम क्लियरक के हॉस्पिटल में उन्हें भिजवा देते हैं। फार्मासिस्ट है। अच्छा, कितने पेशेंट अभी तक सवेरे से 50-60 के आसपास हो गए। ओके, तो अभी अपने पास मेडिसिन क्या क्या है अवेलेबल और अपन क्या क्या दे रहे हो? हाँ, मेडिसिन जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करेंगे, जो भी मेडिसिन है गवर्नमेंट सप्लाई जो भी होता है उसके अंदर जो भी हमारे पास कफसार है, पैरास्टामोल है, एविल टैबलेट है, सिट्रीज है, जुलिसिल है, ऐसे जैसे जैसे वो प्रिस्क्राइब करेंगे उस हिसाब से हम। पेन किलर में क्या है? डाइक्लो पैरा है, डाइक्लो टैबलेट है, प्रोपेन टैबलेट है, एंटीबायोटिक में मॉक्स कैप्सूल है, अच्छा टैबलेट सेप्ट्रान है, अच्छा, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, एटीएम टैबलेट है। तो कितने दिन का मेडिसिन देते हो? अपने पास 3 दिन का सप्लाई है। 3 दिन का? 3 दिन। तो 3 दिन बाद फिर फॉलोअप के लिए आना चाहिए। अगर उसका होता है तो नहीं आता है। तो अभी जैसा बताया कि आप डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हो जी, लेकिन अभी कोरोना का सावट जो है, तो ऐसे इसमें आपके पास कौन सा मेडिसिन ज्यादा चल रहा है? सर्दी खांसी बुखार के लिए जो खांसी की कफ सिरप है, बुखार आने लगे चल रहा है। तो 3 महीने पहले से उनको लेट ही आता है। तो महीने को स्टॉक आता है? महीने को। तो महीने को आपको स्टॉक लेने के लिए फर्स्ट वीक में आता है। अच्छा, महीने का स्टॉक लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ से रिक्वायरमेंट भेजते हैं हम लोग, जो मेरे पास जा रहा है उसके बारे हिसाब से बैलेंस देख के उसको रिक्वायरमेंट देते हैं उनके पास। तो आज तारीख है 16 तारीख। 16 तारीख, तो मतलब आधा महीना हो गया है। हाँ। तो आपको आधे महीने में अभी स्टॉक में क्या कमी पड़ रही है ऐसा लग रहा है? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ है क्योंकि पेशेंट अभी जैसे कोरोना बढ़ रहा है, पेशेंट कम हो रहे हैं, वैसे उसलिए मेडिसिन तो ऑलरेडी है मेरे पास ना। सर अभी जैसा कि कोरोना के पेशेंट बढ़े तो इसमें अपने कोई टेस्ट होती है क्या अपने तक? अपने पास यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन अभी कैसा समझेंगे अपने पास ना मास्क मतलब सैनिटाइजर नहीं है, गन नहीं है, तो कैसा? गन है अपने पास, सर के पास रहता है, गन है, गन वगैरह देखते बाहर है काम वाले। में आने वाले हर एक पेशेंट का टेम्परेचर थर्मामीटर गन से रिकॉर्ड चेक किया जाता है। यहाँ टेम्परेचर चेक करने के बाद ही पेशेंट को अंदर बुला के चेक किया जाता है। सैनिटाइजर की पूरी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। सैनिटाइज हर दिन किया जाता है हॉस्पिटलाइज। मास्क हर एक पेशेंट को, हर एक स्टाफ को दिया जाता है। हर एक जन सैनिटाइज की पूरी सुविधा उपलब्ध यहाँ है। और जो पेशेंट सस्पेक्टेड है उसको कोरोना RT-PCR टेस्ट के लिए यहाँ से नजदीक जो क्लियरक में, यहाँ से नजदीक भटकल गेट जो सेंटर है वहाँ पे भेजा जाता है। और जो पेशेंट हमको लगता है कि ये सस्पेक्टेड है उसको हम तुरंत यहाँ से भटकल गेट को भेज देते हैं। और जो पेशेंट लग रहा है, जिसको छुट्टी लग रही है, उसको यहाँ से सलाह दी जाती है कि आप एडमिट हो जाओ और डिस्चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज कार्ड लेके आप आ जाओ। आपको जब से आप एडमिट थे उसके बाद आगे आपको छुट्टी दी जाएगी और वो पेड लीव रहती है, आपको पूरी सुविधा दी जाएगी। अभी जो 8-10 दिन में जो पेशेंट का फ्लो बढ़ गया है, तो आपको क्या लगता है कौन से ज्यादा पेशेंट अपने पास आ रहे हैं? सर भी कफ के हो गए, खांसी के हो गए, फीवर के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद भी पेशेंट खुलेआम घूम रहे हैं, बिना वजह से लोग गर्दी कर रहे हैं। इसी के कारण ही ये कोरोना का फैलाव हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर आप ऐसे लोगों को क्या सजेशन देंगे आप? जिनको जरूरत है वही लोगों ने घर के बाहर निकलना, वरना घर के बाहर निकलना ही नहीं, ऐसी मेरी सब जनता को, आम जनता की मेरी सलाह है।
थैंक यू। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर।